नमस्कार, मैं वर्तिका सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है वाराणसी के सुंदरपुर स्थित केयर हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। आइए इनसे जानते हैं आपके हॉस्पिटल में बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। धन्यवाद प्रतिभा पांडे जी, बहुत आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चूँकि हम लोग का हॉस्पिटल बच्चों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और बनारस में जाना माना हॉस्पिटल है। यहाँ पे हम लोग कोरोना से बचाव के लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था किए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों के लिए आइसोलेशन यहाँ पे वार्ड रखे हैं, बच्चों के लिए जो है पल्स ऑक्सीमीटर रखे हैं, बच्चों के लिए जो है हम लोग हैंड हाइजीन यहाँ पे रखे हैं और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है, सीपैप एंड बाईपैप की व्यवस्था है। तो कोरोना महामारी में बचाव के लिए जो सारी व्यवस्था चाहिए, जैसे सीपैप, बाईपैप, ऑक्सीजन, आइसोलेशन, ये सब हमारे पास में यहाँ पे है। और हम लोग यहाँ पे 50 बेड का व्यवस्था किए हैं कोरोना महामारी के लिए। यहाँ पे जैसे उम्मीद की जा रही है कि बनारस में करीब 500 से 1000 बच्चे आ सकते हैं और हम लोग अकेले अपने ही अस्पताल में 50 बेड कोरोना महामारी, बच्चों की कोरोना महामारी के लिए व्यवस्था कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि कहा जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, जो कि बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी, और अगर बच्चे प्रभावित हुए तो कोविड को लेकर आपके हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, आपने एक एज्यूम्सन है, एक ये ऐसा सोचा जा रहा है कि बच्चे तीसरा लहर बच्चों में हो सकता है। और ये बात सही भी है कि बच्चे जो है बहुत दिन से घर के अंदर हैं, लॉकडाउन चल रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन भी नहीं लगा है। तो बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, लॉकडाउन में हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और इसके पहले जो 2 वेव आया था, तो पहले वेव में बूढ़े लोग ज़्यादा प्रभावित हुए थे, दूसरे वेव में जवान लोग प्रभावित हुए थे। तो तीसरा जो वेव जो है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि तीसरा वेव आएगा, लेकिन आएगा कम, इसकी जो है इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन आएगा। जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आने के चांसेस है। तो तीसरा लॉकडाउन आने के चांस अक्टूबर के बाद और मार्च से पहले तक के बीच में है। तो ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बच्चों को भी प्रभावित करेगा। पहले बच्चों को प्रभावित नहीं कर रहा था, तो उसके लिए हम लोग कमर कसे हुए हैं, तैयारी है। हम लोग के बेड की संख्या बढ़ा दिए हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट हम लोग लगा रहे हैं, मॉनिटर जो है की संख्या हम लोग बढ़ा दिए हैं। यहाँ पे आइसोलेशन का बेड हम लोग रखे हैं, सभी बेड पे हम लोग 50 बेड में जो हम लोग सभी बेड पे हम लोग मॉनिटर रखे हुए हैं। तो सारी व्यवस्थाएं जो चाहिए एक कोरोना महामारी में बच्चों के बचाव के लिए, बच्चों के रक्षा के लिए, वो हम व्यवस्था ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑक्सीजन प्लांट हमारा 1 से 2 हफ्ते में यहाँ पे लग जाएगा। हम लोग ऑक्सीजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। जिसको जिसको वैक्सीनेशन नहीं लगा है या जिसको जिसको कोरोना नहीं हुआ है, वो एडल्ट हो, उसको भी हो सकता है। लेकिन बच्चों में उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि उसमें वैक्सीनेटेड नहीं है। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों को भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू कराएं। वो भले भारतीय वैक्सीन हो या अमेरिकन वैक्सीन हो, वैक्सीनेशन चालू करने से उनका भी बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने कहा कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा खतरा है। तो अभी देखा जा रहा है कि जिन्होंने दोनों डोज ले ली है वैक्सीन की, डॉक्टर हो या और किसी फील्ड से जुड़े हुए लोग हों, उनकी भी मौतें हुई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मौत की जो आंकड़ा अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन के बाद में मौतें कम हुई है, हुई ज़रूर है लेकिन हुई कम हुई है। और ये वैक्सीनेशन ही देखा जाए तो अगर पूरा इंसिडेंस देखें या पूरा आंकड़ा देखें तो नॉन वैक्सीनेटेड में मौतें ज़्यादा हुई है और वैक्सीनेशन के बाद में मौतें कम हुई है। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इसमें वैक्सीन लगाना अति आवश्यक है। अगर वैक्सीन लगते हैं तो बचाव ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, बच्चों को कोरोना से कैसे बचाया जाए? बिल्कुल, कोरोना से बचाव का 7 सूत्र है। जैसे कि यूनिवर्सल है एडल्ट या बूढ़ों के लिए भी, वैसे बच्चे के लिए भी 7 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है 2 गज की दूरी। दूसरा सूत्र है हाथ धोना एवं शरीर की सफाई रखना। तीसरा सूत्र है बांस का इस्तेमाल करना। चौथा सूत्र है संतुलित आहार। 5वां सूत्र है व्यायाम। 6ठा सूत्र है टीकाकरण एवं 7वां सूत्र है घर में बीमार का अविलंब इलाज करवाना। 7 सूत्र को फॉलो करना जरूरी है। और 2 गज की दूरी घर के अंदर एवं घर के बाहर, ये बहुत जरूरी है। कि मैं अगर आप श्रोतागण से बताना चाहूँगा कि घर के बाहर अगर आप
कहीं आप स्कूल में जा रहे हैं या कोचिंग में जा रहे हैं, वहाँ पे छात्र ज़्यादा हैं, अभिभावक ज़्यादा हैं, तो स्कूल में आपको दूरी मेंटेन करना है घर के बाहर। या आप इंडोर आप खेलने जा रहे हैं, किसी इंडोर स्टेडियम में खेलने जा रहे हैं या घर में खेलने जा रहे हैं, और भी बच्चे हैं और भी लोग हैं, तो उनसे तो घर के बाहर जहाँ भी भीड़ है वहाँ पे आपको 2 गज की दूरी मेंटेन करना है। घर के अंदर आप किससे 2 गज की दूरी मेंटेन करेंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप 2 गज की दूरी घर में उससे मेंटेन करें जो घर में किसी भी सदस्य को अगर बुखार आ रहा हो, खांसी आ रहा हो, या 7 दिन के अंदर में बुखार अगर आया हो, ये संदेह हो कि उसको कोरोना हो सकता है, तो घर के अंदर 2 गज की दूरी उस व्यक्ति से आपको मेंटेन करना है। जैसे कुक, सर्वेंट, मेड सर्वेंट, टीचर, वॉचमैन, मिल्कमैन, है ना, घर में पूजा करने वाले पुजारी, बार्बर, ट्रेनर, तो ये जो है ये घर में जो लोग आते हैं उनसे भी आपको 2 गज की दूरी मेंटेन करनी है। दूसरा सूत्र है हाथ धोना एवं सफाई करना। तो हाथ धोना ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप जो हाथ धोना, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 20 से 40 सेकेंड साबुन से हाथ धोना जरूरी है। और ये साबुन कोई भी साबुन हो सकता है, जो बॉडी वॉश वाला साबुन होता है, स्नान करने वाला साबुन होता है। आप 20 से 40 सेकेंड आपको हाथ धोना है, लेकिन आप हमेशा हाथ नहीं धोएं। ऐसा भी नहीं कि हमेशा ही हाथ धोते रहे। तो हाथ आपको ये कब कब हाथ धोना है? बाहर से घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आप बाथरूम या टॉयलेट से जो है अगर आप निकल रहे हैं, अगर आपको छींक आ रहा है, खांसी आ रहा है या छींक आया, इसके अलावा अगर आप किसी से हाथ मिलाए हैं, बाहरी व्यक्ति से अगर हाथ मिला है, इसके अलावा खाना खाने से पहले, इसके अलावा मास्क अगर आप पहन रहे हैं या मास्क उतार रहे हैं, उस समय भी आपको हाथ धोना जरूरी है। हाथ धोने की अगर मान लीजिए कि व्यवस्था नहीं है तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ धोने के साथ साथ आपको नेजल हाइजीन रखना है, स्टीम लेकर के, और गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है गले का सैनिटाइजर के लिए। मैं ये भी कहूँगा कि अगर फ्लोर का सैनिटाइजेशन करना है तो आप फिनॉल बेस्ड जो केमिकल होते हैं, आप फिनॉल से आप जो है फ्लोर को जो है वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन अगर आप कैरी कर रहे हैं और जगह जगह पे आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना पड़ रहा है, तो ये बेहतर है कि घर में अगर आप मोबाइल ले जा रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को भी सैनिटाइज कीजिए, अपने की चेन को भी सैनिटाइज कीजिए। और अगर आप अंगूठी पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं, तो उसको भी ध्यान देना होगा कि उस पर भी हो सकता है, अगर आप सैनिटाइजर से सैनिटाइज करते हैं तो कोरोना की चीज़ कम हो जाएगी। तीसरा मास्क ये भी है कि मास्क अगर एक बार इस्तेमाल किए हैं तो आप वो इस्तेमाल किया हुआ मास्क दूसरा व्यक्ति उसको न पहने, क्योंकि दूसरा इस्तेमाल किया हुआ मास्क पहनने पे कोरोना हो सकता है। अगर डिस्पोजेबल मास्क है, अगर एक क्लॉथ मास्क है, तो आप उसको जो है धो करके, लॉन्ड्री करके, आयरन करके आप फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में मास्क कब जो है पहनना है, किसको मास्क पहनना है, जैसे आप जान रहे हैं कि एडल्ट जैसे मास्क पहनते हैं और एडल्ट के पहनने का रिकमेंडेशन है। बच्चों में भी 12 साल या 12 साल से ऊपर वाले अगर बच्चे हैं तो उनको मास्क पहनना अति आवश्यक है। लेकिन 12 साल से अगर बच्चे कम हैं, 6 साल से 12 साल के बीच वाले अगर बच्चे हैं, हमेशा उनको घर के अंदर या घर के बाहर मास्क पहनना जरूरी नहीं है। आप घर के बाहर अगर आप जा रहे हैं तो आपको मास्क सिर्फ वहीं पे पहने। हाई एंडेमिक जोन है जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे कोरोना का मरीज हो सकते हैं, तो 6 से 12 साल वाले अगर कोई बच्चा है तो अगर उसको हॉस्पिटल में जाना है या घर में किसी को कोरोना का मरीज है या बच्चे को कोरोना खुद हो गया है तो वो जो है पहन सकता है। और आउटडोर में, हर एक आउटडोर में या छत पे अगर आप जा रहे हैं तो उसको मास्क पहनना जरूरी नहीं है। रही बात 2 साल से कम उम्र के बच्चे को, तो मास्क पहनना ही नहीं है, उसको भी मास्क अंडर गाइडेंस ही पहने। उसके साथ में जो भी रहे सब आदमी मास्क पहने, ताकि बच्चे को लगे कि मास्क जो है एक जो है ड्रेस है, ताकि सब लोग जो है उसको वो चीज़ कर सकें और बच्चा भी पहनेगा। क्योंकि 2 साल से 6 साल के बीच वाले बच्चे अगर मास्क पहनते हैं तो उसको हमेशा खींचते रहते हैं और उसको जीभ से भी जो है उसको चाटते रहते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि छोटे बच्चे अगर गाइडेंस में नहीं है, सुपरविजन में नहीं है, जो है ये और परेशानी पैदा करेगा। एस्ट्रेंगुलेशन हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है, गले में जाके अटक सकता है, उसको काट सकते हैं। तो 2 से 6 साल वाले बच्चों को मास्क एडल्ट के सुपरविजन में ही जो है इस्तेमाल करना चाहिए। 2 से 6 साल वाले जो बच्चे हैं, उसका ब्लड कैंसर है, इम्यूनोसप्रेशन है,
खुद भी कोरोना हो गया है या उसके पेरेंट्स जो हैं जिसके पास में उसका रहना अति आवश्यक है, उसके माता पिता जिसके पास रहना अति आवश्यक है, तब जो है 2 से 6 साल वाले बीच में आप मास्क पहनाएं। और मास्क कौन सा होना चाहिए? जनरल कंडीशन में कम्युनिटी में कॉटन मास्क, जिसे फैब्रिक मास्क कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कॉटन या फैब्रिक मास्क 3 लेयर मास्क होगा, यही सबसे उचित है। मेडिकल मास्क आप तभी पहने जब आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं या आपके सामने कोरोना के मरीज हैं, तभी जो है आपको मेडिकल मास्क पहनना है। अदरवाइज N95 मास्क हमेशा पहनना जरूरी नहीं है। और N95 मास्क चूँकि डिस्पोजेबल होता है तो एक बार पहनने के बाद में उसको फिर फेंक देना पड़ता है, और गरीब देश में जो है इसको इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं होगा कि आप रोज़ उसको बदलते जाएं। हाँ, अगर बहुत आवश्यकता पड़ेगी तो N95 जो मास्क है या मेडिकल मास्क है, इसको आप हॉट स्टीम से स्टरलाइज कर सकते हैं और इसको आप मैक्सिमम 4 से 5 बार तक पहन सकते हैं। उसको आप डिस्कार्ड करना ही चाहिए। बेहतर यही रहेगा कि आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद में उसको डिस्कार्ड कर दें। लेकिन कॉटन या फैब्रिक अगर मास्क है तो ये 3 लेयर अगर मास्क है, आप उसको निकालने का तरीका यह है कि आप स्ट्रिप से उसको पकड़ कर निकालें। निकालने के बाद में एक कोई बैग में रखें, अगले दिन उसको सफाई कर दें या जब भी मौका मिले उसको साफ़ कर दें, साबुन से साफ़ कर दें। साबुन से साफ़ करने के बाद में उसको आयरन करना चाहिए। आयरन करने के बाद में आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो व्यक्ति जो मेंटली हैंडीकैप्ड है, वो एडल्ट भी क्यों ना हो, जिसका दिमाग कमज़ोर है या जिसमें जो है मेनिंजाइटिस है या और बीमारियां हैं या सांस की बीमारी इतनी ज़्यादा है कि मास्क पहनने से सांस और फूल जाती है, तो ऐसे 2 व्यक्ति को, वो एडल्ट ही क्यों ना हो, उसको भी मास्क पहनना जरूरी नहीं है। मेरी यही रिकमेंडेशन है। 12 साल के बाद वाले जैसे एडल्ट करते हैं वैसे जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चौथा सूत्र है ये संतुलित आहार। जैसे आप लोग सुने होंगे कि हर एक जगह चर्चा है कि इम्यूनिटी बूस्टर भोजन जो होता है या दवाई होता है, एक ये होक्स है, एक छलावा है। ये ऐसी कोई इम्यूनिटी बूस्टर नाम का भोजन नहीं होता है, कोई दवाई नहीं होती है जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करे। इम्यूनिटी बूस्ट के नाम पे जो है एक छल है, एक भ्रम पैदा करके दवाई दी जाती है। अच्छा फूड तो वही होता है जो कि संतुलित आहार हो, संतुलित आहार जिससे कि शरीर स्वस्थ रहेगा। हाँ, इतने बहुत सारे आहार जरूर हैं, जैसे गाजर है, ब्रोकली है, टमाटर है, लेमन है, ऑरेंज है, ड्रम स्टिक है, और इस तरह के प्रोटीन वाले बहुत सारे जो हैं वो चीज़ हैं। तो ये जो है ज़रूर उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। वो फूड अच्छे फूड ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही आप उसको खाते रहें। वो हमेशा खाते रहने से उससे अति हो जाएगा। आप उतना ही इस्तेमाल करें और संतुलित रूप में इस्तेमाल करें। संतुलित आहार में 7 चीज़ जरूरी है। उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट और पानी है। ये सब का वो चीज़ एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए, तभी जो है इंसान भी या बच्चा भी जो है वो उसका हेल्दी हो पाएगा। किसी भी फूड का अति नहीं करना है। हाँ, आप जरूर जानते हैं कि लेमन में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेमन का अति कर दें या बहुत ज़्यादा लें। मेरी यही सुझाव है। इसके 5वां जो सूत्र है व्यायाम, वो व्यायाम जो है फिजिकल एक्सरसाइज करने से आता है और ओबेसिटी कम करने में बहुत ज़रूरी है। साथ में आप प्राण वायु वाला प्राणायाम करें। प्राण वायु वाला प्राणायाम में आपका वाइटल कैपेसिटी बढ़ेगा और कोरोना के समय में आप जो है ज़्यादा विथेल कर सकते हैं, ज़्यादा आप सह सकते हैं। 6ठा है टीकाकरण। बच्चों में टीकाकरण अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन भारत में ट्रायल चल रहा है और परमिशन के लिए आवेदन दिया जा चुका है। यहाँ पे कोवैक्सीन के परमिशन के लिए मांगी गई है, परमिशन मांगी गई है। साथ में एक और नोवावैक्स नाम का एक अमेरिकन वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना जो है ट्रायल लेना चाह रहा है। तो ये बच्चों में 2 वैक्सीन अंडर ट्रायल हैं। साथ में विदेश में जैसे यूरोप में, जर्मनी में 7 जून से फाइजर का वैक्सीनेशन 12 साल से ऊपर वाले बच्चे में चालू हो जाएगा। और जब भी भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन का आदेश हो जाए आप उसको लगाइए। 7वां है घर में बीमार अगर कोई भी हो, घर में बीमार अगर बच्चा हो, उसके गार्जियन हो, उसको अविलंब बिना विलंब किए तुरंत ही उसका इलाज करवाएं, जांच करवाएं, ताकि अगर कोरोना हो तो बाकी सदस्य को फैले नहीं।
सबसे ज़्यादा हम लोग बच्चों में कोरोना घर के गार्जियन से ही हम लोग पा रहे हैं कि घर के गार्जियन कोरोना से पॉजिटिव है और उन्होंने जांच कराया तो टाइफाइड बीमारी निकला। और टाइफाइड बीमारी इतना भ्रम पैदा कर दिया इस कोरोना समय में कि लोग कह रहे हैं कि मुझे टाइफाइड है, मुझे कोरोना नहीं है, लेकिन एक्चुअली हकीकत में उनको कोरोना रह रहा है। कुछ तो बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं मैं ठंडा पानी पी लिया था, मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया था, इसके कारण से हमें खांसी हो गई है, बुखार हो गया, हमें कोरोना नहीं है। लेकिन दरअसल में हम लोग देख रहे हैं कि उसको कोरोना रह रहा है और बीमारी बढ़ जा रही है। तो आप जांच कराएं, फिर उपचार कराएं, और किसी को भी अगर बुखार हो तो उसको अविलंब बिना देर किए उसको जो है जांच और इलाज करवाना बहुत जरूरी है। तो ये 7 सूत्री कार्यक्रम अगर आप फॉलो करते हैं तो कोरोना से बच्चों का बचाव संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को अगर आप हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें।